हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त टॉपिक ब्लड, हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आरआरबी, एनटीपीसी और वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए। आपके सिलेबस में दिया हुआ है एसीएफ के परिवहन करके, उसमें पौधों का परिवहन भी दिया हुआ है, जंतुओं का परिवहन भी दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको रक्त मिलेगा। और आगे हमको हृदय भी पढ़ना पड़ेगा रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। और रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज है ना, कि खोज किसने की। तो आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, विलियम हार्वे ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की है। ठीक है दोस्तों। और आगे हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न आज कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़ते जाइएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ठीक है। और मैं आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो बच्चे नए होंगे हमारे चैनल पर, वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो फेसबुक पर ग्रुप्स होते हैं दोस्तों पढ़ाई वाले, उन ग्रुपों में आप लोग शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को। चलते हैं दोस्तों, अपना शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और रक्त के बारे में जब हम लोग जानना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात यही जाननी होती है, और सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि रक्त क्या है। ठीक है, रक्त क्या है? कोशिका है, ऊतक है, अंग है ना? आखिर क्या है? एक ऐसा तरल पदार्थ है जो वेस्ट है ना? वेस्ट तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन तो दे सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो आखिर है क्या? ठीक है, सबसे पहली बात तो रक्त जो है दोस्तों ऊतक है। ठीक है, और सबको पता है कि रक्त जो है बहता है, इसका मतलब ये तरल है। तो कैसा ऊतक है? तरल ऊतक है, ये भी पता चल गया। लेकिन एक और बात आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये कैसा तरल ऊतक है? एक संयोजी तरल ऊतक है। एक संयोजी ऊतक नाम कभी आपने सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लीजिए कि जो है रक्त जो है संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, और चूंकि तरल है इसलिए तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक में दोस्तों बहुत सारी बातें आती हैं। हड्डी भी एक संयोजी ऊतक है। अभी हम लोग आगे का देखते हैं। तो रक्त वास्तव में दोस्तों दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा से और दूसरा होता है रुधिर कणिकाएँ। ठीक है, या रक्त कणिकाएँ, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ब्लड कार्पस्कल्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्लाज्मा को। और प्लाज्मा रक्त में कितने % पाया जाता है, यहाँ आपसे पूछा जाता है। अक्सर आपको बताया जाता है टीचर्स के द्वारा कि 55 से 60% होता है करके। ठीक है, लेकिन एकदम एक्यूरेट भी पूछा जा चुका है। मतलब आपके ऑप्शन में 55% भी था, 60% भी था, तब वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है प्लाज्मा जो है 55% होता है दोस्तों। ठीक है, अगर एक्यूरेट पूछे तो आपको 55% लगाना है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक्चुअली जो प्लाज्मा होता है यहाँ एक हल्के पीले रंग का चिपचिपा है ना, और थोड़ा क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, और कैसा पदार्थ होता है? एक तरल पदार्थ होता है। और इसी में, और यही जो है हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलता है। और इसी में रुधिर कणिकाएँ जो है तैरती रहती हैं। ठीक है, तो वास्तव में प्लाज्मा में होता क्या है? प्लाज्मा का जो 90% भाग है दोस्तों वो जल होता है, और शेष भाग में है ना, और जो शेष 10% भाग है ना उसमें प्रोटीन होता है। और प्रोटीनों के नाम आप लोग याद रख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन है।
कभी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, तब आपको वो पहचानना पड़ेगा। तो दो प्रोटीनों के नाम तो आपको पता ही है दोस्तों, जैसे जिसमें पहला है फाइब्रिनोजिन, है ना, पता था ना, और दूसरा है हिपैरिन, और दो का और नाम याद रख लीजिए, एल्बुमिन भी पाया जाता है। एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन है वह भी प्लाज्मा में होती है, और ग्लोबुलिन, ठीक है, नाम भी देखिए, ग्लोबुलिन। प्रोटीन के नाम तो ख़त्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी पदार्थ पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे लवण है। लवण के अंतर्गत जैसे NaCl है, तो NaCl पाया जाता है, इसीलिए कभी अगर किसी का खून निकलता है तो उसको मुंह में जब लेते हैं, है ना, ताकि खून ज़्यादा ना बहे, तो उनको थोड़ा सा नमकीन सा लगता है। तो इसका कारण यही है कि उसमें लवण पाया जाता है। और जो पोषक पदार्थ पाचन तंत्र से प्राप्त होते हैं वो भी प्लाज्मा में ही रहते हैं दोस्तों। और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है ग्लूकोज वगैरह सबको बांटते जाता है प्लाज्मा, शरीर में घूमते घूमते सबको बांटते जाता है। इसी प्लाज्मा में एंजाइम और हार्मोन्स भी मिले होते हैं। तो ये जो है हार्मोन और जो मैंने बताया आपको एंजाइम, ये कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अकार्बनिक पदार्थों में लवण घुले होते हैं। इनको क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं? ये अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, कार्बनिक पदार्थ भी प्लाज्मा में घुले होते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो इसी को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहा जाता है। और प्लाज्मा को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्लाज्मा कहा जाता है दोस्तों, यह बात भी याद रखिएगा। और प्लाज्मा तो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग देख लेते हैं रक्त के बारे में थोड़ी और इम्पोर्टेंट बातें। उसके बाद हम लोग देखेंगे रुधिर कणिकाएँ, है ना, मतलब रक्त का दूसरा भाग के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ी सी अच्छी बातें मैं रक्त के बारे में आपके सामने रख देता हूँ। तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है, शरीर के भार का लगभग 7% होता है, और इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। और एक वयस्क मनुष्य में औसतन, है ना, एवरेज औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं हम लोग। और 5 से 6 लीटर, और एग्जैक्ट वैल्यू भी कभी कभी पूछ ली जाती है आपसे। रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एकदम एग्जैक्ट पूछेगा आपसे कि कितना रक्त औसतन कितना, है ना, एकदम एग्जैक्ट पूछ ले तो आप बताएंगे 5040 ml, मतलब 5 लीटर और 40 ml। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर और पता चल चुका है ना। तो 5040 मिलीलीटर। और रक्त का जो क्षार होता है, रक्त मैंने बताया आपको, प्लाज्मा थोड़ा सा क्षारीय होता है। और पूरे रक्त की भी बात करें तब भी रक्त एक क्षारीय विलयन है दोस्तों। रक्त एक क्षारीय विलयन है। और इसका पीएच मान आपसे पूछा जाता है। इसका पीएच मान, है ना, रेलवे में भी कई बार पूछा जा चुका है, और अन्य पेपर्स में भी रक्त का जो है पीएच मान पूछा जा चुका है। तो वास्तव में क्षारीय होता है। तो क्षारीय होता है, इसका मतलब जो है 7 से अधिक ही होगा पीएच जो है, क्योंकि अम्लों का पीएच जो है 7 से कम होता है। और जो उदासीन होते हैं उनका 7 होता है, जैसे शुद्ध जल होता है। और क्षारीय पदार्थों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो रक्त थोड़ा सा क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया दोस्तों कि रक्त 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक तो प्लाज्मा से
और दूसरा रुधिराणु से। ठीक है, 2 प्रकार के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं या 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु, जिसी को क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएँ बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कॉर्पस्कल्स। और ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंतर्गत 3 कॉर्पस्कल्स होते हैं और तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और 2-3 प्रश्न जो आए हुए हैं आपके एसईएफ में, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये देखिए दोस्तों, एक ग्रेनुलोसाइट पूछा है, ग्रेनुलोसाइट्स है ना, कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट है। तो हमको सबसे पहली बात तो हमको सभी एक ग्रेनुलोसाइट्स पता होने चाहिए, है ना। तो एक्चुअली ये जो है श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो है प्रकार है दोस्तों, है ना। 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट होता है, और एक ग्रेनुलोसाइट होता है। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसके बारे में। और एक प्रश्न आया था कि कौन सा रुधिर गणक है। ठीक है, तो एक्चुअली रेड जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनके गणन के लिए और उनके फाल को देखने के लिए, वास्तव में रेट ऑफ फाल को देखने के लिए एक गणक होता है जिसके बारे में आपसे पूछा गया था। इसमें से कौन सा आंसर है और उसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बताऊंगा। और एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा रक्त स्त्राव रोधी है, मतलब रक्त के बहने को रोकता है। तो मैंने आपको विटामिन वाले अपने टॉपिक में पहले ही बता दिया है कि विटामिन के जो होता है ना, वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है और इस प्रकार से रक्त को बहने से रोकता है ना। बहुत ज़्यादा बहने नहीं देता है शरीर से। अगर शरीर में चोट लग जाए तो शरीर से खून के बहाव को रोकता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है और आज भी बता देता हूँ कि विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक है और इस प्रकार से रक्त के स्त्राव को रोकता है या रोकने में सहायक है। और यही बात आपसे प्रश्न में पूछी गई थी, है ना। इम्पोर्टेंट और आसान भी है। जिन्होंने एक बार भी पढ़ा होगा उनको याद होगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी होता है कभी भी। ठीक है दोस्तों, चले आगे। और सबसे पहला हमारा है आरबीसी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएँ। और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मेरे साथ सुनते जाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो जो ये रुधिर कणिकाएँ होती हैं दोस्तों, ठीक है, जो टोटल रुधिर कणिकाएँ होती हैं उसका ये जो है 99% होती हैं बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो टोटल रुधिर कणिकाएँ होती हैं 3 प्रकार की, उनमें से लगभग 99% तो यही होती हैं लाल रुधिर कणिकाएँ। और इसीलिए लाल जो है जो रक्त जो है लाल दिखाई देता है ना। इसीलिए क्या है, जो रक्त है लाल दिखाई देता है, क्योंकि 99% तो लगभग, है ना, लगभग जो 99% है लाल रुधिर कणिकाएँ ही होती हैं। तो कितनी गजब की बात है। और इन्हें क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, देखिए नाम देख लीजिए, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट से बोलते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत जगहों से पढ़ा है दोस्तों, है ना। बहुत सारी बातें इसीलिए अलग से भी मुझको पता हैं, तो उनको मैं बीच बीच में बताऊंगा आपको। और क्योंकि देखिए किसी भी बुक में सभी कुछ नहीं दिया होता है और सभी जगहों से, है ना, छाँट कर लिखने में बहुत समय लगता है। इसलिए मैं एक ऐसे बुक से डिटेल आपके सामने रखता हूँ, स्क्रीन पर लगाता हूँ, जिसमें बहुत सारी बातें दी हो, है ना। और सभी बातें हालांकि किसी भी बुक में नहीं मिल सकती है, और इसीलिए जो भी नई बातें होंगी, जो भी अलग बातें होंगी, मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, और जिनको लिखने की आवश्यकता होगी मैं स्क्रीन पर आपके शो कर दूंगा। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, और मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। ध्यान से पढ़ते रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
और सिंपल सी बात मैंने आपको बताई कि लाल रुधिर कणिकाओं को ही क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट्स जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं, केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे प्राणियों में ही लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। और लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है। रंजक का मतलब दोस्तों वर्णक होता है ना, वर्णक और रंजक एक ही चीज़ है, इसमें रंजक शब्द का प्रयोग किया है। और सबको पता है कि लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है। और यही हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो इस किसी भी बुक में अधिकतर दिया नहीं होता है, हमारे लैब असिस्टेंट के जो पिछला जो पेपर हुआ था है ना, उसमें पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से है ना, कितने ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ी होती है, या अधिकतम कितने ऑक्सीजन के अणुओं से है ना जुड़ सकती है। तो जो एक हीमोग्लोबिन है दोस्तों है ना, वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ सकती है ना, और जुड़ी होती हैं। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कितने ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु जुड़ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर हीमोग्लोबिन शरीर में घूमता है, एक हीमोग्लोबिन। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न मैंने आपको बताया कि लैब असिस्टेंट के जो पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कभी भी आपके पेपर में। अधिकतर लोगों को पता तो होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर चलता है शरीर में, लेकिन कितने ऑक्सीजन को लेकर, 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर चलता है, ठीक है दोस्तों। तो यह बात आपके स्क्रीन पर शो नहीं हो रही है ना, और बुक में नहीं दिया हुआ है। बहुत डिटेल बुक का मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें नहीं दिया हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। और आगे चलते हैं। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी हैं लाल होते हैं, या बोला जाए तो लाल दिखाई देते हैं। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ग्लोबिन तथा एक रंजक हीम से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन की भी अंदर की बात बताई गई है कि जो ये एक प्रोटीन होता है ग्लोबिन तथा एक रंजक होता है हीम, इनसे मिलकर बना होता है ना। और हीम अणु के केंद्र में लोहा होता है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, सबको पता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो हीम नामक जो वर्णक होता है ना, उसमें और उसके भी केंद्र में आयरन होता है, और जिसमें ही ऑक्सीजन को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह है कि वह ऑक्सीजन को है ना को धारण कर है ना, या शोषित कर लिखा है इसमें, ठीक है, तो भी चलेगा। और ऑक्सीजन से जुड़ने की उसमें बहुत बड़ी विशेषता होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में। और जुड़कर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑक्सीजन के साथ जोड़ा बना के जब जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि देखिए, वो देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है। और जब यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहने का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन को छोड़कर है ना, हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसको जब वापस लाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, तब हीमोग्लोबिन को हम लोग बोलते हैं देखिए, वो देखिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है, ठीक है। तो ये अंतर है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं उसी को, और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो इतनी सी बात है दोस्तों, ठीक है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में है ना केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है।
स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है, ऐसा लिखा है आपके स्क्रीन पर। तो एक ही बात है, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में ही तो नहीं होता है ना केंद्रक। तो देखिए, थोड़ा सा अंदर से ऐसा भी घुमा के आपसे पूछा जा सकता है कि रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में, है ना, केंद्रक होता है कि नहीं। तो इंसान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जीव द्रव्य, हमको तो पता है कि रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है ना, लेकिन जीव द्रव्य में ऐसा सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा सा डिटेल करके इसमें दिया हुआ है कि लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव्य में केंद्रक का पूर्ण अभाव होता है। लेकिन देखिए, स्तनधारियों में कुछ अपवाद हैं। क्या हैं? कुछ अपवाद हैं दोस्तों, उनको थोड़ा सा देख लीजिए और बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्तनधारी तो ऊँट भी है और लामा भी है ना। एक लामा नाम का प्राणी होता है, उनमें भी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, लेकिन उनके जो आरबीसी में, है ना, उनके जो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। और ये है ज़बरदस्त बात, जो भी अपवाद होता है वो पूछा जाता है अक्सर करके। और मैंने आपको अपने लीवर वाले चैप्टर में ही बता दिया था कि अस्थि मज्जा में बनता है जो आरबीसी है। लेकिन अस्थि मज्जा भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। देखिए, डिटेल बुक है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि जो ये हैं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो दो प्रकार के अस्थि मज्जा होते हैं, एक तो सफ़ेद या श्वेत अस्थि मज्जा होता है और एक लाल अस्थि मज्जा होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं श्वेत अस्थि मज्जा में बनती हैं। दोनों बनती अस्थि मज्जा में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको लाल और श्वेत देकर कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए हमको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने एक प्रश्न आपको दिखाया था रेड ब्लड सेल से संबंधित, और जब प्रश्न आया था तो किसी को पता नहीं था कि ये रेड ब्लड सेल से संबंधित था, और ESR इसका उत्तर है। और इसमें पूछा गया है ना, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर गणक है। तो ESR है दोस्तों, है ना। और एक टेस्ट होता है ESR, और इसी गणक के द्वारा होता है। इसका मैं फुल फॉर्म बताता हूँ आपको। इसका फुल फॉर्म है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। और ये किससे संबंधित टेस्ट है? रेड ब्लड कॉर्पसल से, है ना, लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित टेस्ट है। और इसी का दूसरा नाम है सेड, है ना, SED टेस्ट। तो इस नाम को भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगले बार हो सकता है दूसरे नाम से दे। ठीक है दोस्तों। और आगे हम लोग पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा और अलग बात बता दूं, इसमें दिया नहीं हुआ है। आपका जो आरबीसी होता है 4.5, है ना, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होता है। मतलब प्रति घन मिलीमीटर में कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी आपके पाए जाते हैं। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। और सबसे अधिक जो है रुधिर कणिकाओं में आरबीसी ही होता है, आरबीसी ही होता है। और अगर मैं आरबीसी और डब्ल्यूपीसी का आपको अनुपात बताऊं तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है 600:1 होता है दोनों में। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना अंतर होता है। और डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा मात्रा आवश्यक नहीं होती है हमारे शरीर में, आरबीसी सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स जो तीसरा जो रुधिर कणिका है ना, प्लेटलेट्स, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है। तो मैं तीनों को आपको
बताऊंगा लास्ट में, और तीनों को क्रम से लगाकर। तो आगे हम लोग देखते हैं। और आगे श्वेत रुधिर कणिकाएं देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरबीसी का मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर में परिवहन करना है। ठीक है, तो यही मुख्य कार्य है, याद रखिएगा। और दूसरा हम लोग देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। जैसा कि इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, मैंने आपको प्रश्न दिखाया एसीएफ का, इसके प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। और जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए इजी था हालांकि, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए बहुत कठिन प्रश्न था। उनको तो समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या पूछ रहा है करके, है ना, क्योंकि इतना डीप कभी पढ़ा नहीं होगा तो पता नहीं चल पाता है। क्योंकि श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रकार है और डायरेक्ट तो उसने पूछ लिया है उसके नाम से। ऐसा नहीं पूछा कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर जो ये होता है ना, उनमें से ये है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। डायरेक्ट उसके जो प्रकार होते हैं उसके अंदर से पूछा हुआ है कि, है ना, दो प्रकार होते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के, और एक प्रकार देकर पूछा है कि इसमें से कौन सा का सदस्य है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम लोग देख लेते हैं WBC को, और इसी को हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, और वैज्ञानिक भाषा में इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स। और इनको भी याद रखना ज़रूरी है, मैंने आपको बताया था। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोस्तों पूछेगा आपसे जैसे कि ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सी रुधिर कणिका उपयोगी है, और आपको दे दिया रहेगा ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, है ना, और प्लेटलेट्स का नाम दे दिया रहेगा वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपके लिए तो कठिन हो जाएगा ना, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि पता ही नहीं है जब वैज्ञानिक नाम, तो है ना, कैसे बता पाएंगे। कोई तो ल्यूकोसाइट में लगा देगा किसी के, है ना, क्योंकि उसको लगेगा, हो सकता है उसको लगेगा कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम यही होगा, या इसी के, है ना, आरबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं जब नहीं पढ़ा होता है। और आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, है ना। श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि इनकी जो आकृति है अनियमित होती है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, हीमोग्लोबिन रहित होता है। और इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। और मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या 5 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर होती है ना, प्रति घन मिलीमीटर की बात कर रहा है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लिखना भूल गया शायद, है ना। तो प्रति घन मिलीमीटर होती है, जबकि वो कितना था, 4.5 से 5.5 मिलियन, है ना, प्रति घन मिलीमीटर। तो बहुत अंतर है। और आगे पढ़ते हैं। कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का माना जाता है। देखिए अब प्रकार की बात कर रहा है, बहुत डिटेल से दिया हुआ है इस बुक में। और कुछ सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इन्हें 2 प्रकार का माना जाता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिनमें कण पाए जाते हैं ना, उनको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। क्या कहा जाता है? उन श्वेत रुधिर कणिकाओं को ग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। और जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं उनको कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिकाएं या एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनेंगे, और मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में, आपके लिए मैं स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है ना।
और लिखा कुछ और है और मैं कुछ और शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए मैं उन्हीं शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं उन्हीं शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ जो आपके स्क्रीन पर मैं लिखा हुआ शो करता हूँ, ताकि आपको ईजी पड़े, है ना। तो मैं आपके लिए पढ़ रहा था कि और आपको समझा रहा था कि जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण मौजूद होते हैं, इसमें डायरेक्ट इंग्लिश में दिया हुआ है, उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं या कहा जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट्स को ही हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं कणिकामय, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, कणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं। और एक होता है कणिका विहीन, जो दूसरा प्रकार होता है ना एक ग्रेनुलोसाइट्स, उसको बोलते हैं कणिका विहीन, कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछा हुआ है आपसे पेपर में, और इसीलिए देखिए अक्सर करके इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है बायो में। तो ध्यान रखिएगा, उन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मैं समझाकर बार बार बोलकर आपको पढ़ाता हूँ, ताकि आपको एक दो बार में ही वीडियो देखने से याद हो जाए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आप लोग याद करने के बाद खुद से अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। उससे क्या है, आपको बहुत समय के लिए याद हो जाएगा, और अपने हाथों से जो नोट्स बनाए रहते हैं उसको पढ़ने में भी कम समय लगता है और वो समझ में भी जल्दी आता है। ठीक है, तो जो आगे पढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया ग्रेनुलोसाइट्स, और ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। 3 प्रकार के, एक तो न्यूट्रोफिल्स होता है, दूसरा होता है इओसिनोफिल्स, और इसी का दूसरा नाम है एमिडोफिल्स, एमिडो, है ना, फिल्स। और 2 नाम जब भी होता है ना, आपको फंसाने का प्रयास करता है एग्जामिनर, तो इसीलिए याद रखना ज़रूरी हो जाता है। तो आपने देखा न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इसी को बोलते हैं एमिडोफिल्स, और होता है बेसोफिल्स। ठीक है, 3 प्रकार की मैंने आपको बताया, 3 प्रकार का ग्रेनुलोसाइट्स, और इनको याद रखना है। और एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूं कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक जो होता है न्यूट्रोफिल्स होता है। यह प्रश्न बन चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से प्रकार का जो श्वेत रुधिर कणिका है वो सबसे अधिक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यूट्रोफिल्स। और कितना होता है? लगभग 60 से 70% होता है। और ये जो है रोगाणुओं को और जीवाणुओं का भक्षण करती है, रोगाणुओं का और जीवाणुओं का भक्षण करती है। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक होता है, लगभग 60 से 70% होता है। सभी प्रकारों में सबसे अधिक कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल्स। इतनी बार मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको याद ही हो जाता है। तो न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, और मैंने आपको बताया इओसिनोफिल्स को ही एमिडोफिल्स बोलते हैं। तो यही हैं आपके एक, है ना, यही क्या है आपके ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो मैं आपको प्रश्न दिखाता हूं दोस्तों। आपको पूछा हुआ है कि कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट्स है। अब आपको समझ में आ जाएगा प्रश्न। तो अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक तो न्यूट्रोफिल्स दिया हुआ है, एक तो एमिडोफिल्स दिया हुआ है, उसके बाद जो है आपको मोनोसाइट दिया हुआ है ना। तो जो मोनोसाइट है वो तो हमने प्रकार पढ़ा ही नहीं, है ना। उसके नीचे लिखा हुआ है पॉलीमार्फो न्यूक्लियोसाइट। तो मैं आपको बता दूं, जो पॉली है ना, वो जो मार्फो न्यूक्लियोसाइट्स लिखा हुआ है, यही है ना, ये किनको बोला जाता है? ये ग्रेनुलोसाइट्स को ही बोला जाता है, क्योंकि इनके जो नाभिक हैं बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए पॉली लिखा हुआ है ना। तो बहुत प्रकार के होते हैं इसीलिए पॉली लिखा हुआ है। और मार्फो न्यूक्लियोसाइट्स, मार्फो का मतलब होता है विभिन्नता, और न्यूक्लियस का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं क्या होता है? नाभिक। तो उससे बना हुआ है। और इसका ग्रेनुलोसाइट्स से
कुछ लेना देना नहीं है। और मोनोसाइट जो आपको दिखाई दे रहा है ना, मोनोसाइट, यही जो है एग्रेनुलोसाइट है ना, एग्रेनुलोसाइट्स का एक प्रकार है। तो इसमें मोनोसाइट आपका उत्तर है दोस्तों। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो कुछ श्वेत रुधिर कणिकाएं है ना, कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कुछ श्वेत रुधिर कणिकाओं में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनको कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, या इंग्लिश में एग्रेनुलोसाइट्स कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, बताया गया है, लिम्फोसाइट्स एवं मोनोसाइट, है ना। तो एग्रेनुलोसाइट में देखिए सिर्फ दो है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट अगर आपको एक बार भी आपने पढ़ा होता कि एग्रेनुलोसाइट होता है ना, तो तुरंत आपका उत्तर बन जाता उसमें। लेकिन इतना डीप नहीं पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चों ने, इसीलिए उनका गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा सिर्फ दो हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। तो उसमें पूछा हुआ था प्रश्न में एग्रेनुलोसाइट्स, है ना, कौन सा है। तो आपको पता चल ही चुका है कि मोनोसाइट है, और बाकी सब तो क्या हैं, ग्रेनुलोसाइट्स थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और आपको उत्तर भी पता चल चुका है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें आगे लिखी भी हुई है, लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। और यही प्रश्न पूछा जाता है आपसे दोस्तों कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में से, है ना, श्वेत रुधिर कणिकाओं के कौन से प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण होता है ना, या कौन सा प्रकार, है ना, एंटीबॉडी में के निर्माण में भाग लेती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो आप लोग याद रखेंगे, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं यही क्या करते हैं, एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेते हैं, जबकि अन्य श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं को नष्ट करने का प्रधान कार्य करती हैं। और एक और सब अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो इन सभी कणिकाओं में से, है ना, सभी श्वेत रुधिर कणिकाओं में से सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट होता है। कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। और अब हम लोग अपने लास्ट वाले रुधिर कणिका में पहुंच जाते हैं दोस्तों, जिसको क्या कहा जाता है, रुधिर प्लेटलेट्स कहा जाता है। और इसका जो है वैज्ञानिक नाम आपके सामने है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। और ये भी बात महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। तो रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है दोस्तों कि ये केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाई जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो अंडे देते हैं ना, जो अंडे देते हैं उनमें प्लेटलेट्स नहीं होता है। ठीक है, स्तनधारी उनको कहा जाता है जो सीधे बच्चे को जन्म देती हैं, है ना। जो जीव सीधे बच्चे को जन्म देते हैं उनको कहा जाता है स्तनधारी। तो स्तनधारी वर्ग के रक्त में ही पाई जाती हैं। और इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। और यह बात भी आप लोग याद रखिएगा, कभी संख्या पूछ दे तो, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि डेंगू जो ज्वर होता है, डेंगू जो बुखार होती है, और जो चिकनगुनिया होता है ना, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आ जाती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है प्लेटलेट्स की संख्या के ऊपर। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो रक्त है उसमें 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, है ना, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स पाए जाते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और कुछ और भी बातें दी हुई है कि ये सूक्ष्म रंगहीन
कुछ गोलाकार टीके के समान होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इमेज दिखा ही देता हूँ सभी का, लाल रक्त कणिकाओं का भी और श्वेत रुधिर कणिकाओं का भी और प्लेटलेट्स का भी। तो स्तनियों में ये सूक्ष्म है ना, रंगहीन, केंद्रकहीन, कुछ गोलाकार टीके के समान होते हैं। ये प्लेटलेट्स के बारे में बता रहा है कि ये जो हैं रंगहीन होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं, टीके के समान होते हैं। तो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है लाल रुधिर कणिकाएं। और लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में मैं आपको लीवर वाले टॉपिक में भी बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए तस्तरी नुमा है, मतलब कटोरी के समान है ना। उभयाअवतल है, उभयाअवतल मतलब दोनों तरफ से क्या बोला जाए दोस्तों, थोड़ा सा गड्ढा सा है ना, मतलब थोड़ा सा जैसे कटोरी में होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, भीतर धंसा होता है उसका सामने वाला भाग, उसी प्रकार से पीछे वाला भाग भी पीछे है ना धंसा हुआ है। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनकी आकृति अनियमित होती है। तो अनियमित होती हैं तो कैसा होता है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और इनमें केंद्रक होता है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है। तो यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स टिकिए के समान दिखाई दे रहा है ना, रंगहीन होता है, टिकिए के समान होता है, कुछ गोलाकार। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि श्वेत रुधिर कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। तो तीनों का मैं क्रम बता देता हूँ। सबसे अधिक होता है आपका लाल रुधिर कणिकाएं, फिर होता है आपका प्लेटलेट्स, फिर होता है आपका WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और महत्वपूर्ण प्रश्न भी कभी बन सकता है, तो इसीलिए याद रखना ज़रूरी है। और मैं आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं दोस्तों कि WBC हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, या प्रतिरक्षा प्रणाली ही है वो। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोगाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करती है या भक्षण करने का काम करती है। तो इस प्रकार से हमारी संक्रमणों से रक्षा भी करती है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड। ठीक है, हमारे शरीर का सुरक्षा गार्ड। और आगे हम लोग रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में कुछ बातें बाकी हैं, उसको देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन के रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है, उसी प्रकार से जो हमारा जो रुधिर प्लेटलेट्स है वह भी है ना, वह भी रक्त के बहाव को रोकने में मदद करता है और रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है या सहायक है। और यही बात आपके डिटेल में भी लिखी हुई है कि इनका मुख्य कार्य शरीर के कट जाने पर रक्त के बहाव को रोकना है, जिससे कि शरीर में रक्त की मात्रा कम ना होने पाए। इस प्रकार ये रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। और रक्त का थक्का बनने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने आज देखी हैं और याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले बार तो विटामिन के ऊपर प्रश्न बन चुका है, इस बार प्लेटलेट्स के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है। और रुधिर के कार्य के बारे में थोड़ा सा बात और हम लोग देख लेते हैं। और पता ही चल चुका है, सभी भागों के कार्य देख लिए, मतलब रुधिर का कार्य हम लोगों ने देख ही लिया है। फिर भी मैं आपके लिए स्क्रीन पर डिटेल शो कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, और रुधिर के बहुत सारे कार्यों के बारे में तो आप लोगों ने देख ही लिया है ना। पोषक पदार्थों का परिवहन करता है,
जैसे ग्लूकोज है, प्लाज्मा में तो ये प्लाज्मा में ही तो होते हैं ना, ग्लूकोज है, इम्यूनो अम्ल है, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व यहीं पर होते हैं। विटामिन भी रक्त में ही होता है जो शरीर में घूमते रहता है, और जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर विटामिन देते रहता है, विटामिन, ग्लूकोज वगैरह सभी। हार्मोन्स भी होते हैं इसी में। तो बहुत सारे पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है शरीर में, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है, फेफड़े तक लाता है, ले जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है दोस्तों, तो यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं रुधिर के, और थोड़ा डिटेल को पढ़िएगा, मैं आपके लिए जो लगाया हूँ, और जो मैं बात बोल रहा हूँ वही बातें लिखी हुई हैं इसमें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ इसका। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे पदार्थ इसमें बहते रहते हैं, तो उसमें उत्सर्जी पदार्थ भी आ जाते हैं, जैसे यूरिया है ना। तो ये अपशिष्ट पदार्थ भी तो इसी के माध्यम से अपने सही स्थान तक पहुंचते हैं। और यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है दोस्तों, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। जो शरीर का तापमान नियंत्रण का कार्य है ना, शरीर के तापमान नियंत्रण का कार्य भी रक्त करता है। तो इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, यकृत और पेशियों में जो ताप उत्पन्न होता है वह रुधिर द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। तो बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी हुई है। और श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है आगे। और जीवाणुओं और रोगाणुओं का क्या कर देते हैं लोग, भक्षण कर लेते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से संक्रमणों से शरीर की रक्षा करते हैं। और प्लेटलेट्स जो होता है रुधिर को जमाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो ये सब कार्य हम लोगों ने देख ही लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें आपको याद रखनी हैं। और रक्त की बहुत सारी बातें हम लोगों ने, बहुत इम्पोर्टेंट बातें आज ख़त्म कर ली हैं। और अलग से जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और जो बहुत सारे जो पेपर्स होते हैं, जैसे कि रेलवे भी जिसमें शामिल है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है रक्त के बारे में। जैसे रक्त आधान है ना, रक्तों को मतलब ब्लड बैंक जो होता है दोस्तों, रक्त को कैसे सुरक्षित रखते हैं, वो सब बातें है ना। और जो आपके ग्रुप्स होते हैं, रक्त समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप, उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। और हृदय के बारे में तो एक अलग से वीडियो बनाना ही पड़ेगा, तो वो सब बातें भी हमको देखना ही पड़ेगा। और वो आपके सिलेबस में भी है, और बहुत सारे पेपर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे RH फैक्टर है, उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे। और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको कि कोई माता पिता का जो ब्लड ग्रुप A है, O है, जो भी है ना, उनसे बच्चों का जब जन्म होगा तो कौन से प्रकार के ब्लड ग्रुप बच्चे में होगा। तो यह प्रश्न भी कभी कभी बन जाता है कि माता है ना किसी ब्लड ग्रुप की है और पिता किसी ब्लड ग्रुप के हैं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ऐसा प्रश्न भी बन जाता है। और रक्त से संबंधित बीमारियों को भी हम लोग देख लेंगे। और हार्ट से संबंधित बीमारियां तो आपके सिलेबस में स्पेशली दी ही गई हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, और आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए बच्चे हमारे चैनल पर आज आए हुए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको जैसे ही हम लोग वीडियो डालें, अपलोड करें यूट्यूब पर, आप तक तुरंत पहुंच जाएं। ठीक है। और सोशल मीडिया पर हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।